जरा सोचिए, देश के 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पे लगा हो और वो परीक्षा जो तय करती है कि कल को हमारे और आपके इलाज के लिए कौन डॉक्टर बनेगा, उसी का पेपर बाजार में बिक रहा हो। ये सिर्फ एक एग्जाम की गड़बड़ी नहीं है, ये हमारे इतिहास के सबसे बड़े एजुकेशन स्कैम्स में से एक है। नीट 2026 पेपर लीक, इसने पूरे के पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हवाई बातें नहीं करेंगे। उपलब्ध डेटा, ग्राउंड रिपोर्ट्स और पक्के सबूतों के आधार पर हम इस पूरी टाइमलाइन और इस डार्क नेटवर्क का पर्दाफाश करेंगे। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम किन चीज़ों को डिकोड करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहले हम समझेंगे कि ये लीक आखिर हुआ कैसे, फिर इसके डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ट्रेस करेंगे। इसके बाद जो कथित राजनीतिक लिंक्स सामने आए हैं उन पर नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे अधिकारियों के बयानों और असली सबूतों में ज़मीन आसमान का फर्क था। और अंत में बात करेंगे सिस्टम की नाकामी और उन निर्दोष छात्रों की जो इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, लीक की कहानी। एक हाई सिक्योरिटी फिजिकल पेपर आखिर कॉम्प्रोमाइज कैसे हो गया? इस पूरे खेल की भनक हमें लगती है 2 मई 2026 के एक व्हाट्सएप मैसेज से। मैसेज में लिखा था, मेरे दोस्त ने सीकर से ये मुझे भेजे हैं। ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। ये मैसेज केरल के एक मेडिकल स्टूडेंट ने अपने पिता को भेजा था। अब शुरुआत में तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जब अगले दिन एग्जाम खत्म हुआ तो जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस सिंडिकेट ने मॉनिटरिंग सिस्टम्स को चकमा देने के लिए कितनी सोफिस्टिकेटेड मेथड्स का इस्तेमाल किया। मतलब ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सबसे पहले नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से फिजिकल पेपर को चुराया गया। पकड़े जाने से बचने के लिए किसी आम मोबाइल कैमरे का नहीं, बल्कि हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल हुआ। और डिजिटल फुटप्रिंट छुपाने के लिए उन्होंने नासिक के ही बाहरी इलाके में एक शैडो सर्वर यानी एक सीक्रेट ऑनलाइन स्टोरेज बना डाला। फिर अंत में गुड़गांव में असली सवालों के साथ कुछ डमी सवाल मिलाकर एक गेस पेपर तैयार किया गया, ताकि पहली नज़र में किसी को शक ही ना हो। अब बात करते हैं पैसों की और इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। ये डिजिटाइज्ड पेपर एक राज्य से दूसरे राज्य तक कैसे पहुंचा? आइए इस टाइमलाइन को ट्रेस करते हैं। एग्जाम से करीब एक हफ्ते पहले 26 अप्रैल को गुड़गांव का एक डॉक्टर इस गैस पेपर को राजस्थान के खरीदारों को बेचता है। कीमत पूरे 30 लाख रुपए। 29 अप्रैल तक ये खरीदार इस पेपर की सॉफ्ट कॉपी को सीकर में बांटना शुरू कर देते हैं। और फिर 2 मई को, जैसा कि हमने अभी देखा, ये व्हाट्सएप के जरिए केरल के उस छात्र तक पहुंच जाता है। ये आग की तरह फैल रहा था। अब इस नंबर पे जरा गौर कीजिएगा, 700। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि सीकर के सिर्फ एक मिडिलमैन ने अकेले ही लगभग 700 छात्रों को ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया था। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक शहर का एक एजेंट 700 लोगों तक पहुंच सकता है तो पूरे देश में इस नेटवर्क का स्केल क्या रहा होगा। खैर, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कुछ और भी पहलू सामने आए। हम निष्पक्ष रूप से उन कथित राजनीतिक कनेक्शंस पर भी नजर डालेंगे जो इन खरीदारों की जांच के दौरान रिपोर्ट किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों ने गुड़गांव से ये पेपर खरीदा था, उनके कथित तौर पर स्थानीय राजनीतिक हस्तियों से संबंध पाए गए हैं। सोशल मीडिया और शहर की कई होर्डिंग्स पर इनकी तस्वीरें देखी गईं, जिनमें इन आरोपियों को एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के युवा विंग के नेता के रूप में दिखाया गया था। अब ये सीधे तौर पर सवाल उठाता है कि क्या इस पूरे ऑपरेशन को कहीं से कोई लोकल संरक्षण मिल रहा था? कुछ और खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट का दावा है कि इन आरोपियों को एग्जाम से 1 महीने पहले ही पता था कि पेपर लीक होने वाला है। मतलब ये कोई लास्ट मिनट डील नहीं थी। एक और बहुत बड़ा दावा यह है कि इसी परिवार के 4 बच्चों ने पिछले ही साल नीट क्लियर किया था और इनकी तस्वीरें राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ भी रिपोर्ट की गई हैं। अब ये महज इत्तेफाक हैं या एक बहुत गहरे सिंडिकेट का हिस्सा, ये तो जांच का ही विषय है। अब आते हैं उस पहलू पर जो अक्सर ऐसे स्कैंडल्स में देखने को मिलता है, अधिकारियों के दावे और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क। एक तरफ सिस्टम का डिफेंस चल रहा था। एनटीए के उच्च अधिकारियों ने और नासिक पुलिस ने शुरुआत में साफ कह दिया कि भाई कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी के पास पक्के सबूत थे। व्हाट्सएप पर वो फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स वाला टैग चीख चीख कर बता रहा था कि पेपर मास लेवल पर शेयर हुआ है। और सबसे बड़ा सबूत तो खुद सवालात थे। 135
जी हाँ, 180 में से पूरे 135 सवाल ओरिजिनल पेपर्स से बिल्कुल सटीक मैच कर रहे थे। बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल उसी सीक्वेंस में। ये आंकड़ा एनटीए के उस दावे की धज्जियां उड़ा देता है जिसमें कहा गया था कि बस एक रैंडम पीडीएफ वायरल हो रही है। सबूत सामने थे। अब चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे एक बड़े स्ट्रक्चरल फेलियर का हिस्सा है। ये सिर्फ 2026 की गड़बड़ी नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2024 में भी नीट परीक्षा में लीक और ग्रेस मार्क्स का ऐसा ही विवाद खड़ा हुआ था। तब भी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सिस्टम में कोई ठोस बदलाव नहीं आया। उसी का नतीजा था कि मई 2026 में ये इतिहास फिर से और भी बड़े पैमाने पर दोहराया गया। आखिर में इतने भारी दबाव और पक्के सबूतों के सामने घुटने टेकते हुए 12 मई 2026 को एनटीए को आधिकारिक तौर पर परीक्षा रद्द करनी ही पड़ी। सिस्टम की सबसे कड़वी सच्चाई यही है, 2024 के बाद भी कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ। ऊपर बैठे अधिकारियों की कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। हर बार होता क्या है, कुछ छोटे एजेंट्स और मिडिलमैन पकड़े जाते हैं, कुछ दिन जेल में रहते हैं, बेल मिल जाती है, लेकिन जो असली सिस्टम है, जो चेन ऑफ कमांड है, वो वैसी की वैसी रहती है। अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन और तकनीकी बातों से एक कदम पीछे हटते हैं और बात करते हैं उस कीमत की जो इस नाकामी के बदले चुकाई जा रही है। 22 लाख ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 22 लाख परिवार हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उन छात्रों का भविष्य है जो सीधे तौर पे इस कैंसिलेशन का परिणाम भुगत रहे हैं, जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की, रात रात भर जागकर मेहनत की, आज वही सबसे ज्यादा परेशान है। तो सबसे अहम बात यह है कि इन छात्रों ने जो खोया है ना, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। महीनों की वो कड़ी तैयारी बर्बाद हो गई। मिडिल क्लास परिवारों के वो लाखों रुपए जो कोचिंग में लगे थे, वो पानी में चले गए। उन बच्चों का मेंटल हेल्थ, उनका स्ट्रेस, और अब उन्हें मजबूरन एक बार फिर से उसी मेंटल टॉर्चर से गुजरना होगा री एग्जाम की तैयारी के लिए। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं। सब कुछ जानने और समझने के बाद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पीछे रह जाता है। जब सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है तो उसकी भावनात्मक और आर्थिक कीमत कौन चुकाता है? क्या ये सिर्फ उन निर्दोष छात्रों की जिम्मेदारी है, या वक्त आ गया है कि सिस्टम में बैठे लोग सच में जवाबदेह ठहराए जाएं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए